तो बच्चों, आज के इस अध्याय में हम लोगों ने बात पहले से ही बता रखा था कि आज हम लोग बात करेंगे नर प्रजनन तंत्र की बात करेंगे कि नर प्रजनन तंत्र में कौन कौन सी चीजें आती हैं। ठीक है, नर प्रजनन तंत्र में कौन कौन सी चीजें आती हैं। ये भैया वो वीडियो, आज हमारी बात होनी है नर प्रजनन तंत्र की। कल हम लोगों ने पढ़ रखा था मादा प्रजनन तंत्र, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई नर प्रजनन तंत्र की। सबसे पहले अगर हम इसके भाग की चर्चा करेंगे नर प्रजनन तंत्र के, तो महत्वपूर्ण भाग में सबसे पहले नंबर पर आता है मेरे बच्चे टेस्टिस। नंबर 1 पर आता है सर वृषण नाम है, जिसे हम प्यार से टेस्टिस बोलते हैं, यह ध्यान रखना है। टेस्टिस की चर्चा हम लोग करते हैं यहां से। ठीक, अब देखो ये जो टेस्टिस नाम की संरचना है ये करती क्या है। टेस्टिस नाम की जो संरचना है मेरे बच्चे, सबसे पहले बात करूंगा कि सर संख्या जो होती है वो होती है गुरुदेव, इसकी एक जोड़ी संरचना संख्या होती है, मतलब टेस्टिस की संख्या एक जोड़ी होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, स्थान बताएंगे कहाँ है तो मैं बता दूंगा कि सर अंडकोश में, अंडकोश यानी स्कॉर्टम उसको बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्या बोलते हैं सर, स्कॉर्टम बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना मेरे बच्चे। इसका कार्य जो है इंपॉर्टेंटली पहले सरलता से जान लेते हैं कि अंडकोश में स्थित वृषणकर्ता क्या है सर, शुक्राणु का निर्माण करता है, ये बात ध्यान रखना है। शुक्राणु का निर्माण करता है, यह हर बच्चा ध्यान रखेगा कि सर ये शुक्राणु का निर्माण करता है। दूसरा मेरे बच्चे टेस्टेस्टेरोन का सीक्रेशन करता है, स्टेरॉन का स्राव करता है, ये बात ध्यान रखना। तो सर ये टेस्टेस्टेरोन का स्राव करता है, यह बात हर बच्चा ध्यान दे देगा। आज ये अध्याय समाप्त हो जाएगा, कल से हम लोग फिजिक्स के फैक्ट को पढ़ेंगे, फिजिक्स के तथ्य को पढ़ेंगे, ये बात ध्यान रखना। एक नोट लगाएंगे मेरे बच्चे और नोट में ये बात लिखेंगे कि सर शुक्राणु का निर्माण शरीर के तापमान से 2.5 अंश सेंटीग्रेड कम तापमान पर होता है, कम तापमान पर होता है, यह हर बच्चा ध्यान रखेगा। इसका मतलब है कि सर स्पर्म का जो निर्माण होता है वो शरीर के तापमान से 2.5 डिग्री कम, यानी 37 डिग्री शरीर का तापमान होता है, 2.5 डिग्री घटा दो उसमें से मेरे बच्चे तो 35.5 के आसपास, 34.5 से 35 देखने को मिल सकता है, ये बात दिमाग में ध्यान रखना। ठीक है मेरे बच्चे, दूसरा पॉइंट क्या है कि जो स्कॉर्टम होता है, जो अंडकोश होता है ना, जो अंडकोश होता है वो करता क्या है। फोन साइलेंट कर दे बच्चों, फोन आ रहा। मेरे भाई अंडकोश जो होता है वो वृषण की सुरक्षा करता है, वो वृषण की सुरक्षा करता है, तो ये हर बच्चा ध्यान रखेगा मेरे बच्चों कि अंडकोश वृषण की सुरक्षा करता है, ये बात ध्यान रखना। अंडकोश तापमान को नियंत्रित करता है, ये भी बात ध्यान रखना, तापमान को नियंत्रित करता है, ये बात ध्यान रखना, करता है। ठीक है, जो 2.5 डिग्री का टेम्परेचर बना रहता है निर्माण के समय, कम करता है उसको मेरे बच्चे, रेगुलेट करने का काम करता है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात हमारी आप सभी से होती है कि ठंड में सिकुड़न और गर्मी में ये ढीलापन बनाए रखता है, ये बात ध्यान रखना। इसी में मेरे बच्चे आपको देखने को मिलती हैं सेमिनीफेरस नलिकाएं। ठीक है, 2 नंबर पर एक पार्ट है सर सेमिनीफेरस नलिकाएं। सर देखो सेमिनीफेरस नलिकाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, क्या करती हैं, आइए जरा सा इनके संदर्भ में भी हमारी आप सभी के साथ बातचीत हो जाए, ये ध्यान रखना है। ठीक है मनोज, ये बताओ
चलो, सेमिनिफेरस नलिकाएं मेरे बच्चे, यही शुक्राणु का मुख्य निर्माण स्थान है। ध्यान रखना कि यह शुक्राणु निर्माण का मुख्य स्थान है। इसका मतलब है कि सर शुक्राणु यानी स्पर्म्स का मुख्य रूप से निर्माण यहीं पर होता है, जिसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस नलिकाएं। ये बात ध्यान रखना मेरे बच्चे। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, सेमिनिफेरस नलिकाओं में कोशिकाएं देखने को मिलती हैं, और वो कोशिकाएं आपकी देखोगे तो आपने एक नाम सुना होगा सर, स्पर्मेटोजेनिक कोशिकाएं। स्पर्मेटोजेनिक सेल ये होती हैं सर, जो स्पर्म्स को जनरेट करने का काम करती हैं, मतलब कि सर शुक्राणु बनाती हैं। ये ध्यान रखना कि ये वही नलिकाएं हैं जो शुक्राणु बनाने का काम करती हैं, ये बात ध्यान रखना। दूसरा मेरे बच्चों, आप सबने पढ़ा होगा सर सर्टोली सेल का नाम। सर्टोली सेल बोलते हैं उन्हें। देखो सर, सर्टोली सेल जो होती है, विकसित शुक्राणुओं को पोषण देती है। शुक्राणु को पोषण देना कि भाई उसे डेवलप करना है, परिपक्व होना है, तो पोषण की जरूरत तो पड़ती है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। और मेरे बच्चे इनहेबिबिन हार्मोन बनाती हैं, हार्मोन बनाना। ये दो इनकी मेरे बच्चे मुख्य रूप से कोशिकाएं हो जाती हैं, ये बात ध्यान रखना। अब बात होती है सर तीसरे पार्ट की, वृषण से ही जुड़ा, जिसको हम लोग बोलते हैं मेरे बच्चे इंटरस्टीरियल या लैडिंग सेल बोलते हैं। लैडिंग सेल बोलते हैं सर। देखिए, लैडिंग सेल जो होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करती है। कार्य ये हार्मोन है ना भैया, टेस्टोस्टेरोन का निर्माण, ये शुक्राणु निर्माण करने वाला हार्मोन होता है मेरे बच्चे, ये बात ध्यान रखना। फिर 4 नंबर पर हम बात करेंगे सर एपिडाइडिमिस को, अधिवृषण जिसको बोलते हैं, एपिडिडिमिस बोलते हैं, एपिडिडिमिस। ये माइंड सेट कर लेना कि सर जी ये जो आपका एपिडाइडिमिस होती है मेरे बच्चे, ये करती क्या है सर, एपिडाइडिमिस विशेष रूप से मेरे बच्चे अधिवृषण कहलाती है, ये बात ध्यान रखना। और यह मेरे बच्चे शुक्राणु को परिपक्व करती है। इसका कार्य क्या है, शुक्राणु परिपक्वन पहला कार्य। दूसरा संग्रहण करना सर। तीसरा जो है वो मेरे बच्चे गतिशीलता प्रदान करना, ठीक है, गतिशीलता प्रदान करना, ऐसा कुछ करती हैं, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। जल्दी से आप इतनी बातें अब प्यार से उतारो तो यस बोलो, फिर हम इसके आगे चलते हैं भैया। फिर हम आपको बताते हैं वेस्ट डिफरेंस वाहिका के संदर्भ में, ये ध्यान
क्लियर? यस, नीतीश बाबू लिख लिए हैं, विजय जी लिख लिए हैं। चलो, अब मेरे भाई मेरी बात आप सभी से आगे जो होगी वो होगी वैस डिफरेंस पर, जिसे शुक्र वाहिनी बोलते हैं। ठीक है, किस पर बात होगी सर? क्या नंबर था, इधर देख लें, 4 था। 5 नंबर पर बात करते हैं, शुक्र वाहिनी। नाम से देखो स्पष्ट हो गई, शुक्र का मतलब होता है शुक्राणुओं को, और वाहिनी का मतलब होता है ले जाने वाले, जिसे हम लोग प्यार से वैस डिफरेंस बोलते हैं। डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। वैस डिफरेंस कार्य क्या है? एपिडाइडिमिस से शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग तक पहुंचाना। कार्य है बच्चों, एपी से शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग तक पहुंचाना। को मूत्र मार्ग तक पहुंचाना। पहुंचाना ही मेरे बच्चों इसका लक्ष्य होता है। ये बात हर बच्चा ध्यान देगा, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ नोट लगा करके, आपने देखा होगा नसबंदी होती है, नसबंदी में शुक्रवाहिनी यानी वैस डिफरेंस, शुक्रवाहिनी को काटकर अलग किया जाता है, अलग कर दिया जाता है, कर दिया जाता है, ठीक है। यही होती है मेरे बच्चे, जिनको नसबंदी के समय काट करके अलग कर दिया जाता है या इनको बांध दिया जाता है, इन पर गांठें बना दी जाती हैं, ये ध्यान रखना। भाई एक महत्वपूर्ण बात ये है, देखिए मैं लिखने चल रहा हूं कि सर नर नसबंदी को वैसेक्टॉमी कहा जाता है, वैसेक्टॉमी कहते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि सर मादा नसबंदी को, नर नसबंदी को वैसेक्टॉमी और मादा नसबंदी को ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं, यह बात ध्यान रखना। तो नर नसबंदी को वैसेक्टॉमी, लेकिन मादा नसबंदी को वैसेक्टॉमी की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि वैस डिफरेंस वाहिका को मेरे बच्चे काटते हैं, और ट्यूबेक्टॉमी का मतलब फेलो ट्यूब को ब्लॉक करना, कि अंडाशय से अंडे तो बने लेकिन वो आ ना पाए। ये बात तुम्हें ध्यान देना है, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात एक होती है 6 नंबर पर, अब आप हेडिंग डालिएगा, स्खलन नलिका। स्खलन नलिका की बात करते हैं, ठीक है। स्खलन नलिका की बात करते हैं। मेरे बच्चे देखिए ध्यान से कि स्खलन नलिका जो है, जो होती है मेरे भाई, जिसको हम लोग एजाकुलेटरी डक्ट बोलते हैं, शुक्राणुओं और वीर्य द्रव को मूत्र मार्ग तक पहुंचाती है। शुक्राणु व वीर्य द्रव को मूत्र मार्ग तक पहुंचाना इनका कार्य होता है। यह हर बच्चा ध्यान से समझेगा, ठीक है। फिर एक बात 7 नंबर पर मूत्र मार्ग की कर लेते हैं। यूरेथ्रा आप लोग इसे बोलते थे क्या? यूरेथ्रा हमने आपको पहले भी बताया था कि यूरेथ्रा मेल में 10 सेंटीमीटर का होता है और फीमेल में 2.5 सेंटीमीटर का होता है। ऐसा कुछ हमने आपको उत्सर्जन तंत्र में ही बता दिया होगा कि मेल में 10 सेंटीमीटर और फीमेल में 2.5 सेंटीमीटर का होता है। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद शिश्न आता है मेरे बच्चे, जिसको आप लोग पेनिस बोलते हो। एक पार्ट आपका 8 नंबर पर यहाँ लिख दे रहा हूँ, शिश्न जिसे पेनिस बोला जाता है 8 नंबर पर, पेनिस या उसे हम लोग शिश्न बोलते हैं। ये ध्यान सर, कार्य इसका जो है वो मेरे बच्चे सहवास
सहवास, वीर्य का निकास, वीर्य का निकास, ठीक है। और साथ ही साथ मेरे बच्चे मूत्र त्याग, मूत्र त्याग की बात करता है, ये बात ध्यान रखना। अब इसके पश्चात मेरे बच्चे आती हैं सहायक ग्रंथियां। हेडिंग डालिएगा कि सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी हैं, ठीक है। सहायक ग्रंथियां, किसकी सहायक ग्रंथियां सर? नर प्रजनन तंत्र में कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जो सहायता करने का काम करती हैं? तो बोले सर बताइएगा। जैसे नंबर 1 पर यह ध्यान रखना है, वीर्य पुटिका, नंबर 1 वीर्य पुटिका सर। और इसका आंग्ल भाषा में नाम भी मैंने कहा जिसे सेमिनल वेसाइकल कहते हैं, यह ध्यान रखना है। इसे सर सेमिनल वेसाइकल कहते हैं, ये हर बच्चा ध्यान। क्या करती है सर? सर वीर्य का लगभग 60 से 70% भाग का निर्माण करती है, ठीक है। वीर्य का लगभग 60 से 70% भाग बनाने का काम करती है, कौन? वीर्य पुटिका। और ये स्राव कौन कौन सी चीजों का करती है वीर्य पुटिका? फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का स्राव करती है ऊर्जा के लिए। शुक्राणुओं को ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, ये ध्यान रखते चलना, ठीक है। और क्या? क्षारीय द्रव, क्षारीय द्रव का भी ये स्राव करती है, ठीक है। तो याद रखना मेरे बच्चे, ये इसका बेसिकली कार्य क्या है? शुक्राणुओं को ऊर्जा देना, शुक्राणुओं को ऊर्जा देना इसका मेनली कार्य देखने को मिलता है, ये बात ध्यान रखना। इतनी बात आप उतार लिए हो तो फिर यस बोलिएगा प्यार से। कल से हम लोग बच्चों फिजिक्स पढ़ेंगे, तो फिजिक्स में कौन सा टॉपिक आप सबसे पहले पढ़ना चाहेंगे, ये भी आप बता दीजिए कमेंट करके। क्विक कमेंट करके आप बता सकते हैं हमें कि सर जी हम इस टॉपिक को सबसे पहले जानना चाहेंगे। तो सेमिनल वेसाइकल जो थी मेरे भाई, उसने ये बात कह दिया कि गुरुदेव हम फ्रैक्टोज देंगे जो शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करने का काम करती है। प्रभु यस हुआ, यस उस बोला करो।
यस, क्लियर। चलो, अब मैं पहले सभी पार्ट को बता दूं, फिर डायग्राम बना करके दिखा देता हूं बच्चों। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सहायक ग्रंथियों में दूसरी का, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करता हूं। बोले सर जी ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका नाम, मैंने कहा खुद ही एक ग्रंथि है यार, इसका क्या नाम बताऊं आपको। तो बोले ठीक सर जी, इसका योगदान वीर्य का लगभग 20 से 30% है। अगर हम इसके योगदान की बात करेंगे तो बोल देना कि सर वीर्य का 20 से 30% भाग इन्हीं के माध्यम से बनता है, ये बात ध्यान रखना। सर इसका कार्य क्या है? शुक्राणु की गतिशीलता बढ़ाना। शुक्राणु की गतिशीलता बढ़ाना, ठीक है। क्योंकि मेरे बच्चों सिट्रिक एसिड यहाँ पर देखने को मिलता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा, वीर्य को हल्का क्षारीय बनाना। वीर्य को हल्का क्षारीय बनाना, हल्का क्षारीय बनाना, ये बात भी ध्यान देना है, ठीक है। यस, स्टार्टिंग से कराएंगे, एकदम चिंता न करिए। आप टॉपिक बताते चलिएगा, कौन सा पढ़ोगे कल के लिए टॉपिक आप बताओ, एकदम समझ में आएगा, चिंता न करिए भैया, ठीक है। ठीक है। उसके बाद तीसरी आपने सुना होगा सर, एक ग्रंथि बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड जिसे आप लोग कभी कभी कह देते हो, बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है बच्चों, इसका कार्य है कि यह सर चिकने द्रव का निर्माण करती है, यानी स्पर्म को चिकना करती है, चिकना द्रव का निर्माण करने का कार्य करती है, ये ध्यान रखना। और सर यह मूत्र मार्ग की अम्लीयता को कम करता है। मूत्र मार्ग की अम्लीयता को कम करना, अम्लीयता को कम करना इसका उद्देश्य होता है, इसका कार्य होता है बुलबुल यूरेथ्रल ग्लैंड की, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अब मेरे बच्चों हम आप सभी से बात करते हैं कि सर टेस्टोस्टेरोन के कार्य पढ़ लो। हालांकि हमने इसके पहले पढ़ा रहा होगा टेस्टोस्टेरोन के कार्य, एक जानकारी के लिए फिर से, ठीक है। पहला, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास, लक्षणों का विकास सर ये क्या है? सर दाढ़ी मूछ का आना है ना, आवाज का भारी होना, बोलो हाँ या ना, मांसपेशियों का विकास, हड्डियों का विकास, लिबिडो कामिक्षा, लिबिडो कामिक्षा यानी काम की इच्छा, साथ ही साथ मेरे बच्चे और क्या कार्य है? शुक्राणु निर्माण, शुक्राणु निर्माण। बच्चों देखो, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्माण हमने कहा, विकास कहा है, उसके अंतर्गत ना सब आ जाती हैं, मांसपेशियों का विकास आ जाता है, हड्डियों की मजबूती आ जाती है, लिबिडो वगैरह सब आ जाता है, ठीक है। आइए एक प्यार से हेडिंग डालते हैं, वीर्य, इसको आप लोग सीमन बोलते हो, ठीक है, सीमन बोलते हो। स्पर्म को हम लोग क्या बोलते हैं सर? सीमन। देखिए सीमन की बात करते हैं
तो दो चीज़ें होती हैं। अगर संरचना की बात करेंगे तो संरचना में शुक्राणु प्लस वीर्य द्रव, ये दोनों वास्तव में जब मिलते हैं तब मेरे बच्चे आपका वीर्य का निर्माण हो जाता है। सर अगर इसके पीएच की बात करेंगे तो 7.2 से 8.0, मतलब आप कह सकते हो कि सर हल्का क्षारीय होता है, मतलब कि ये बेस नेचर का होता है। ये बात ध्यान रखना। यहाँ लिख सकते हो कि सर जी हल्का क्षारीय होता है, ये हर बच्चा ध्यान रखेगा, ठीक है। मुद्दे की बात यहाँ पर यह है कि सामान्य रूप से मात्रा कितनी हो सकती है एक बार में स्खलन, प्रति स्खलन आप कह सकते हो, यूं समझ लो, ठीक है। तो मात्रा 2 से 5 ml प्रति स्खलन, यानी एक बार स्खलित होने वाले शुक्राणुओं में ये चीज ध्यान रखना। अब अगर हमारा प्रश्न यह आ जाए कि शुक्राणुओं में निषेचन की क्षमता कितने प्रतिशत होती है, या और सारी चीज, एक बार में जो स्खलित शुक्राणु हैं वो कितने हैं, या मेरे बच्चे ये सब हो सकता है कि एक स्खलन में कितने शुक्राणु हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। मैं यहां बात करूंगा नोट लगा करके कि सर एक स्खलन में शुक्राणुओं की संख्या 200 से 300 मिलियन होती है। 200 से 300 मिलियन होती है, जिसमें 60% तक शुक्राणु निषेचन होते हैं, योग्य होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि सर निषेचन योग्य शुक्राणुओं की संख्या 60% है, ये बात ध्यान रखें। और केवल एक शुक्राणु ही अंडाणु से निषेचन करता है, यह ध्यान रखना, क्योंकि केवल कुछ 100 शुक्राणु ही अंदर तक पहुंच पाते हैं। अंततः केवल एक शुक्राणु अंडाणुओं के साथ क्रिया करके निषेचन की क्रिया को जन्म दे देता है, ये बात ध्यान रखना। देखिए अंडाणु तक पहुंचने वाले शुक्राणुओं की संख्या जो हो सकती है वो 0.0001% से भी कम होती है। इसीलिए किसी एक शुक्राणु के सफल निषेचन की संभावना मेरे बच्चों अत्यंत कम हो जाती है, ये बात ध्यान रखना। मेरे बच्चों आपने ये पढ़ा होगा कि मादा जनन क्षेत्र में कितने दिनों तक शुक्राणु जीवित रह सकते हैं स्खलन के बाद। अब देखो स्खलन के बाद का मतलब ये हो गया कि ये जो शुक्राणु मादा जनन क्षेत्र में पहुंचते हैं, तो पहुंचने के पश्चात मेरे बच्चे 3 से 5 दिनों तक मादा जनन क्षेत्र में जीवित रहते हैं। यहाँ ये ध्यान रखना है मेरे बच्चे कि मादा जनन क्षेत्र में 3 से 5 दिन तक शुक्राणु जीवित रहते हैं, ये बात हर बच्चा ध्यान रखेगा। क्योंकि अनुकूलन परिस्थिति होती है, कुछ शुक्राणु 5 दिन तक निषेचन करने की क्षमता रख सकते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में कुछ घंटों से 1 दिन तक भी ये जीवित रह सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो मादा जनन क्षेत्र में शुक्राणु 3 से 5 दिन, अंडाणुओं का जीवन काल 12 से लेकर के 24 घंटे तक का ही होता है, ये बात ध्यान रखना। अगर प्रश्न हो कि निषेचन के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है मेरे बच्चों, तो आप ये ध्यान रखना अंडोत्सर्ग यानी ओवल्यूशन के आसपास 3 से 5 दिन पुराने जीवित शुक्राणु अंडे से मिल सकते हैं, ये ध्यान रखना।
क्लियर है ये बात हमारी आपकी सभी लोगों से मजबूती से? इतनी बातें आप उतारो पहले, इतनी बात आप बहुत प्यार से उतार लो। क्विक उतारो, प्यार से उतारो। ठीक है, यस। फिर मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूं इसका प्यारा सा। आज़मा करके कहीं देख ले। लिख लिए हैं बच्चों? तो बच्चों यहाँ पर जो हमने आप सभी के साथ बात की, ये माजा नहीं भाई, मादा जनन के हम हिस्सों की बात कर लिए थे कल ही। आज हमने नर प्रजनन तंत्र की बात कर ली, दोनों के अलग अलग पार्ट की बात कर ली। उसके पहले हमने प्रजनन तंत्र से जुड़ी सभी बातों को कर लिया था कि कौन कौन सी चीजें होती। अब मुझे जो आप सभी से एक बात करनी है उसको मैं दिखाने चल रहा हूं आपको, एक डायग्राम जो नर जनन तंत्र का डायग्राम होगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। ठीक है, आ जाइए मेरे भाई, हम लोग प्यार से एक बार बात करते हैं नर जनन तंत्र के पार्ट्स की। ठीक है, कौन कौन से भाग हैं नर जनन तंत्र के। ठीक, आइए हम इसे ले लेते हैं जिससे कि अपना काम आसान हो जाए मेरे भाई। ये देखिएगा ध्यान से, ये नर जनन तंत्र के भाग। उम्मीद करेंगे कि ये आपको दिख रहा होगा। एक बार यस बोल दीजिएगा कि सर विजुलाइज है। ठीक है, विजुलाइज है ऐसा बोल दीजिएगा। दिख रहा है, नर प्रजनन तंत्र की बात हो रही है और एक एक पार्ट आप सभी के पास लिखा हुआ है। सारी बातें आपको दिख रही होंगी। जल्दी बोलो यस कि सर दिख रहा है। तो मेरे भाई रिप्लाई करो, क्विक क्विक रिप्लाई कर दिया करो बालिक। ठीक, तो प्यारे बच्चों चलो, आप देखोगे तो आप ये एरिया देख पा रहे हो मेरे भाई, ये जिसमें आप एक रेड कलर देख रहे हो। इसने कहा कि सर जी ये जो कलर आप देख रहे हो ना, इसको सर जी हम लोग एक नाम दिए हैं। बोले का है सर? इसने कहा सर मूत्राशय है, याद रखना। ये का है सर? सर ये मूत्राशय है, ये ध्यान रखना। ये देखिए इसके अंदर यूरिन, ये देख रहे हैं, ये कौन भर गया है सर इसके अंदर? सर यूरिन है। क्योंकि यूरिन का रंग कैसा होता है? बोले गुरुदेव पीले रंग की होती हैं, ये यूरिन है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्या है? यूरिन होती हैं, ये ध्यान रखना। अब देखो ये यूरिन क्या करेगी, ये देखिए ऐसे ही आएगी धीरे धीरे। ये देखिए स्खलन नलिका ये है, यहीं से ये क्या होगी मेरे बच्चे, बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये मूत्राशय है। और इस मूत्राशय की क्षमता की बात हमने पहले से कहा था कि अगर मेल है और फीमेल है, दो अलग अलग होते हैं। फीमेल 500 ml तक मूत्र को स्टोर कर सकता है और मेल है तो सर 800 ml तक का मूत्र स्टोर कर सकता है, ये ध्यान रखना। क्लियर है? उसके बाद आप देखो आपकी सेमिनल वेसाइकल्स हैं, ये देख रहे हो गुच्छिकाएं। ये जो गुच्छिकाएं आप देख पा रहे हो, ये कौन है सर? ये सेमिनल वेसाइकल्स हैं। और हमने अभी आप सभी को
इसके संदर्भ में बातें किया था कि सर देखिए जो सेमिनल वेसाइकल्स होती हैं उनका जो बेसिकली कार्य होता है वो क्या होता है, वीर्य के भाग का निर्माण करती हैं और फ्रैक्टोज वगैरह ऊर्जा वगैरह के बारे में बताती हैं। ये सेमिनल वीर्य का लगभग 60 से 70% भाग बनाने का काम करती हैं, ऊर्जा के लिए फ्रैक्टोज का सिक्रेशन भी करती हैं, ये ध्यान रखना, ऐसा बताया। आइए अब इधर चले आइएगा। फिर आप देखो प्रोस्टेट ग्लैंड है जिसके बारे में अभी आपने पढ़ा है, और वो प्रोस्टेट ग्लैंड आपकी कुछ ये है, ये देख रहे हैं, ये कौन है सर? सर ये हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं, ये ध्यान रखना है मेरे भाई, ये आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है। अब शायद और बढ़िया से ये थोड़ा सा विजुलाइजेशन इसका अच्छा रहा होगा कि सर जी ये प्रोस्टेट ग्लैंड देखने को मिल रही है, ठीक है सर। उसके पश्चात आप देखोगे ये भाग आपका पूरा शिश्न का है, देख पा रहे हैं। ये आपने देखो यूरिन जहाँ से आ रहा था ये हिस्सा देख ही रहे हैं आप, मूत्र मार्ग जिसे यूरेथ्रा कहते हैं, जो मेल फीमेल में अलग अलग लंबाई के होते हैं। यहाँ देखिएगा वीर्य स्रावी नलिका जिसे इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं, जिसके माध्यम से वीर्य, और ये आपकी देखिए शुक्रवाहिनी वैस डिफरेंस जिसको ब्लॉक करके नसबंदी की प्रक्रिया को जन्म दिया जाता है, ये ध्यान रखना। इसका मतलब है कि सर नसबंदी में यही तो वो नलिका है जो कार्य करती है, ठीक है। इसके बाद आप ध्यान रखना बात होती है एपिडाइडिमिस, आप देख पा रहे होंगे एपिडाइडिमिस है ये। अंडकोश आपका यहाँ पर था, वृषण जिसे हम लोग टेस्टिस कह रहे थे, एक जोड़ी संख्या थी। ये देखिए ये आपका अंडकोश है, ये आपका वृषण है, ये वृषण है, और ये मेरे बच्चे स्कॉर्टम होता है, ये ध्यान रखना। इस तरह से हमने आपको सबके बारे में ऑलरेडी पहले से ही ये बताया था कि कौन कौन सा कार्य करती हैं, यस ठीक है। तो कौन कौन सा कार्य करती हैं इन सभी के बारे में तो हमने पहले बता दिया, अभी हमने आपको इन सारी बातों को बाई डायग्राम दिखा भी दिया। अब मुझे उम्मीद इस बात की है कि सर आप जो है इसे बहुत प्यार से जो है सीख चुके होंगे, यस बोलो हाँ। तो मेरे भाई अगर ये आपको यहाँ समझ में आ गई तो प्यार से बोलो यस कि सर यस हमने इस बात को भी सीख लिया। अब मेरे भाई आप सभी से जो हमारी आपसे महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है वो, ये तो बायोलॉजी का एक सेशन था, एक सेगमेंट था जिसके बारे में हमने आपको बताया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे यानी कल से वो हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स का लेक्चर, ठीक है। तो कल से हम लोग पहले लेक्चर की शुरुआत करेंगे और शुरू से एकदम बढ़िया से जो सिलेबस में आप सभी के होगा उन्हीं सभी बातों को पढ़ाएंगे और आप सभी को बताएंगे। मजबूती के साथ आपको इस चीज़ के लिए हम तटस्थ कर देंगे और मजबूत बना देंगे कि आप जो है खूब अच्छे से पढ़ो लिखो, नाम रोशन करो, हर चीज़ें करो, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के अध्याय में भाई इतना ही बात कर पाएंगे, कल हम लोग यहाँ के आगे से बात करेंगे, ठीक है। यहाँ के आगे का मतलब बायोलॉजी को थोड़े दिन के लिए विराम कर दो, जो और इसमें कुछ ज़रूरी है उसको हम बता देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।